टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन 10 मार्क का आएगा, शॉर्ट नोट में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6, या तो फिर इफ दे वांट टू आस्क, वो लोग शॉर्ट नोट में डालना ही है, तो वो लोग बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, या कभी कभार दो सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट या कोऑपरेटिव या जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसे करेंगे। सो एक साथ सबका सब आने के बजाय वो लोग दो तीन पूछेंगे, वो उनके चॉइस पर, या तो वो लोग सीधा बोलेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, तो तुमको सारा का सारा लिखना पड़ेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी, तुम क्या करोगे, तुमको तीन चीज याद रखना है, मीनिंग, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। पर्सनल सेक्रेटरी का एक और नाम क्या है बताओ? पर्सनल असिस्टेंट, या पीए, या पर्सनल सेक्रेटरी जो नाम है। पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बिजी इंडिविजुअल्स लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, सीए, लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, डायरेक्टर्स। ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। क्वालिफिकेशन, पर्सनल सेक्रेटरी मैंने ऑलरेडी बताया था, एक डॉक्टर रहेगा तो वो क्या बोलेगा? बीएससी। एक एलएलबी लॉयर रहेगा तो एडवोकेट रहेगा तो बोलेगा मुझे एलएलबी चाहिए। ठीक है। तो ऑडिटर रहेगा तो बोलेगा मुझे एमकॉम चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो होने चाहिए वो डिपेंडेंट है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, लेकिन हर केस में वो बेसिक तुम्हारा कंप्यूटर स्किल्स एक्सपेक्ट करेगा, करस्पॉन्डेंस करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, ये सब दिखेगा। ठीक है ना। ग्रेजुएशन तो सभी आजकल एक्सपेक्ट करते हैं, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों वो एक्सपेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये तुम्हारा है, क्वालिफिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन दी एम्प्लॉयर, क्योंकि पर्सनल सेक्रेटरी है। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब एक इंसान अपॉइंट कर रहा है, ही कैन बी अ डॉक्टर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है ना, बिजनेसमैन, जो भी हो। तो एक सिंगल आदमी एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में एक संस्था, विच कैन बी फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव, नॉट प्रॉफिट एसोसिएशन, ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, पहले तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है? जिसका एक और नाम है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस। एग्जाम्पल तुमने सुना भी होगा, रोटरी क्लब, रोटरा क्लब, लायंस क्लब, ये एग्जाम्पल है। नाउ इनको चलाता कौन है क्लब को? क्लब में मेंबर्स रहता है, पेड सब्सक्रिप्शन रहता है, बट इनको चलाता कौन है? ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको बोलते हैं मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी का एक हेड रहता है, चेयरमैन। सो मैनेजिंग कमिटी को मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, और फिर मैनेजिंग कमिटी एक चेयरमैन को अपॉइंट करता है, रोटरी, लायंस। लेकिन सिंस ये लोग के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, बट वो लोग क्या बोलेंगे, एक ऐसा सेक्रेटरी जिसको नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का एक्सपीरियंस चाहिए, या चैरिटेबल ट्रस्ट का नॉलेज चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्लब है वो कैसे चलता है, इन लोग का, तुम्हारा है ना स्विमिंग पूल नासिक का तरण तालाब, तुम लोग गए भी होंगे। तुम्हारा, आई थिंक इफ यू गो फॉर अ पूल, स्विमिंग पूल, कितना कॉस्ट है नासिक में? इट इज 80 रुपीज, इफ तुम 80 रुपीज भर के आज जाओ। इट इज मंथली मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप भी होता है, बराबर है ना। तो ये जो सब्सक्रिप्शन कलेक्शन, उसके बाद ये लोग उसमें कन्वर्ट करते हैं रिसीट और पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये सब का नॉलेज होना जरूरी है, हिसाब रखना आना चाहिए सेक्रेटरी को। ठीक है। और फिर मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग्स होते हैं, मेंबर्स के एक्टिविटीज होते हैं, मंथली एक्टिविटीज, रोटरी क्लब, ये सब में होता है ना कुछ कुछ चैरिटेबल फंक्शंस होता है, कुछ गेम्स होता है, ट्रैक होता है। तो ये सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट सेक्रेटरी का हर बार होता है। समझ में आया? सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस। मिनिमम कितने लोग चाहिए रहते हैं? 10। मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। इन पे कौन सा कायदा लागू होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। तो ये लोग जो अपॉइंट करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स,
जिसमें कौन सा लोगे? सारस्वत बैंक, रूपी बैंक, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, महिला सहकारी, जलगांव, थाने जनता, बहुत सारे बैंक तुमको मिल जाएंगे। तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। हाउसिंग कोऑपरेटिव, यदि तुम कोई नए बिल्डिंग में शिफ्ट किए हो तो वहां पे हाउसिंग कोऑपरेटिव रहता ही है। ठीक है, जैसे ए विंग बी विंग में 15-15 फ्लैट्स है तो एक अलग कोऑपरेटिव होगा, बी का अलग होगा। आजकल ये ट्रेंड आया है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऐसा सच नहीं है, लेकिन क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर्वसाधारण सभा होता है मेंबर्स का। ठीक है, और फिर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। सो सेक्रेटरी का दो मेन काम है। पहले तो मेंबर्स का साल में नॉर्मली एक मीटिंग तो होता है, सर्वसाधारण सभा, ये टाइम में होता है। और एक मैनेजिंग कमेटी का एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग में क्या हुआ मिनट्स रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, अकाउंट्स देखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रजिस्ट्रार है उसको सबमिशंस करना, हिसाब किताब रखना। क्योंकि कैसे होता है, एक हाउसिंग कोऑपरेटिव में आजकल वन टाइम मेंटेनेंस का कंसेप्ट है, जिसमें वो लोग तुमसे एक साथ 2 लाख रुपए लेंगे। 100 फ्लैट है तो 2 करोड़ रुपए जमा हो गया, 2 करोड़ बैंक में डालते हैं, बैंक से इंटरेस्ट कमाते हैं 6 से 7 टका, 1,20,000, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है। सो ये 1,20,000 और इसका हिसाब रखना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंटेंट भी होगा, ट्रेजरर भी होगा, इन सब का हिसाब किताब पब्लिक जो मेंबर्स है, पब्लिक तो नहीं, मेंबर्स को बताना होता है। जो मीटिंग्स होते हैं कमेटी के, उसका मिनट्स तैयार करो, मेंबर्स को बताओ। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग डाल देते हैं। और कभी कभार कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर मंथली इन लोग को मेंटेनेंस चार्जेस ये लोग लेते हैं, या तो एनुअल, मंथली तो आजकल कम हो गया, एनुअल ये लोग ले लेते हैं एक साथ। उसका हिसाब रिसीट देना, अभी गणपति आया तो तुम्हारे हाउसिंग कोऑपरेटिव में गणपति का फंक्शन होगा, ये सब मैनेज करना। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का मेन रोल है, पता संस्था सुना है ना, ये सब के लिए नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, इफ वो सारस्वत बैंक की सेक्रेटरी है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का भी नॉलेज होना जरूरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग के कारोबार का नॉलेज। हाउसिंग सेक्रेटरी है तो जो बिल्डिंग में घर है, ठीक है ना, उनका एनुअल मेंटेनेंस होगा। और ऐसे भी होता है कुछ घर वाले मेंटेनेंस देते नहीं है और सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो वो लोग हर रोज कचरा कलेक्ट करने वाले आते हैं ना, फिर वो कचरा कलेक्ट नहीं करेंगे, नल का कनेक्शन बंद कर देंगे, मेंटेनेंस तो देना ही है ना तुमको। तो सेक्रेटरी को ये सब केयर लेना पड़ता है। ओके, सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी था। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन एक कोर्स है जीडीसीए, जीडीसीए जिस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में और अकाउंट से सब रहता है वो उसने पास करना चाहिए। प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन तुमको यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना है तो वो क्वालिफिकेशन बहुत हेल्प करेगा तुम। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, नाउ सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जो शेयर कैपिटल से बनता है। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सो बोर्ड मीटिंग साल में कितने बार होता है? 4 बार, 3 महीने में एक बार। फिर शेयर होल्डर्स के भी मीटिंग होते हैं, उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। वो तुमको एसपी में आगे आएगा, 7वां 8वां चैप्टर। तो कौन से 2 मीटिंग होते हैं शेयर होल्डर्स के? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस ये मीटिंग से पहले 21 डेज का नोटिस, मीटिंग की जगह, मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग में क्या हुआ उसका रिटर्न रिकॉर्ड, उसको मिनट्स बोलते हैं। फिर एनुअल रिटर्न फाइल करो। डायरेक्टर्स मीटिंग, उसका उसका नोटिस भेजना पड़ता है 7 दिन पहले। फिर डायरेक्टर्स ने बोला मीटिंग के टाइम में हमको बैंक स्टेटमेंट तैयार रखना, अकाउंट्स तैयार रखना। और जनरल जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग है उसमें हॉल तैयार रखो, चेयर्स। और होटल में रहा तो खाना भी देते, क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिक है तो प्रॉपर लंच करवा के भेजते। शेयर होल्डर नाराज हो गए तो कैसे चलेगा? कंपनी के मालिक है तो बाकायदा फूड तुम्हारे। फिर यदि किसने बोला कि वोटिंग कराओ, पर्ची जिसको वोटिंग बाय पोल बोलते हैं, तो कागज तैयार रखो, लिस्ट तैयार रखो। जो एब्सेंट है उसके बजाय कोई आया प्रॉक्सी। मतलब काम बहुत सारे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है? नॉर्मल सेक्रेटरी, नॉर्मल बीकॉम एमकॉम लोग नहीं बन सकते, उसके लिए सीएस की परीक्षा। सीएस क्या होता है? बोलो सर, काउंटर स्ट्राइक। क्या होता है सीएस?
कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत थ्योरी का बड़ा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। सीए, सीएमए और सीएस, ये तीन बड़े प्रोफेशनल कोर्स है। और एक सीएफ है जो काफी हार्ड है। नासिक में 4 5 6 होंगे सीएफ। तो सीएस की परीक्षा पास करना जरूरी है। ये कल कौन कंडक्ट करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। ये परीक्षा पास होके उसका मेंबर होना जरूरी है, तब तुम कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, ये तो नहीं। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं कि डायरेक्टर्स करते हैं? द आंसर इज डायरेक्टर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी को नहीं। अच्छा, कंपनी में तुमको आगे चैप्टर में आएगा केएमपी, की मैनेजरल पर्सनल, जिसमें डायरेक्टर्स आ गए, मैनेजर्स आ गए, तो सेक्रेटरी एक की मैनेजरल पर्सनल मानी जाती है। तो कुछ कुछ कंपनीज एक्ट के नोटिस 21 डेज से पहले गया, 21 डेज मिनिमम टाइम फ्रेम है, तो पेनल्टी बैठता है। वो पेनल्टी में सेक्रेटरी भी काउंट होगी। तो कंपनी सेक्रेटरी ने बोला ना देखेंगे, तो वो भी लटकेगी। जो पेनल्टी हर एक डायरेक्टर को लगता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर को लगेगा, तो सेक्रेटरी को भी लगेगा। इसका मतलब सेक्रेटरी एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर है इन द कंपनी, की मैनेजर। वो पेड एम्प्लॉई है, फुल टाइम होनी चाहिए, दो जगह पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि काम का लोड इतना रहता है। सवेरे से शाम फुल टाइम कंपनी में रहेगी। सो शी और ही इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो उसका क्वालिफिकेशन आईसीएसआई फुल परीक्षा पास होना जरूरी है। ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे अफेयर्स देखेंगे, लेकिन लिंक बनना पड़ता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, है ना। तो ये सब सेक्रेटरी का काम कंपनी में काफी ज्यादा रहता है। वो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करती है या करता है। उसका सैलरी भी अच्छा रहता है। विद एक्सपीरियंस तुम 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो विद एक्सपीरियंस, करेक्ट। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी टेल मी, अपना गवर्नमेंट है वो कैसे चलता है? थ्रू मिनिस्ट्रीज। सुना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है उसकी हेड? निर्मला सीतारमन। होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सुना है ये सब? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। उसके अंदर डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब जैसे ऐसा सोचो, चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, समझ में आता है? मिनिस्ट्री अभी एकनाथ शिंदे, ठीक है, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। डेप्यूटी कौन है चीफ मिनिस्टर? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। तो महाराष्ट्र का हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे जी है। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फिनेंस का जो मिनिस्ट्री है, उसका हेड कौन होगा? मिनिस्टर। जैसे ऐसा सोचो, एक कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, लेकिन उसके अंदर कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीन है। तो कॉमर्स का हेड विल बी द एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका हेड इज द मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन। जो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये डिपार्टमेंट को हेड करती है सेक्रेटरी, या करता है सेक्रेटरी। बहुत ऊंची पोस्ट है। लेकिन तुमको उस लेवल पे जाने के लिए आईएएस की एग्जाम पास करना जरूरी है। और आईएएस की एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है। गजब डीप लेवल पे एग्जाम रहता है, और उसके क्वेश्चंस, एक आईएम्स का क्वेश्चन तुमको बताता हूँ। एक पहाड़ है, उसमें तुमने एक राउंड शेप खड्डा किया, उसको भरना है, बट तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, तो कैसे डालोगे? समझ में आया? एक इंटरव्यू था, एक आदमी को पूछा कि बोलो तुमको एक आसान, बताया मैंने ये, एक आसान सवाल पूछूं क्या 10 आसान सवाल पूछूं क्या एक कठिन सवाल पूछूं? तो बंदा बोलता है सर एक कठिन सवाल पूछूं। ठीक है, ये आईएम्स के इंटरव्यू का क्वेश्चन था। लड़का आईएम्स में एडमिशन ले रहा, तो उसने बोला कि मुर्गी पहले आया क्या अंडा पहले आया? सवाल उसको क्या दिया था, एक कठिन या 10 आसान? तो उस कैंडिडेट ने क्या बोला कि एक कठिन पूछो।
तो उसने क्या पूछा, पहले मुर्गी आया क्या अंडा? उस बंदे ने बोला सर पहले मुर्गी आया। तो उसने पूछा तो अंडा क्यों नहीं? उसने एक जवाब दिया, उसको तुरंत आईएम्स में ले लिया, तुरंत उधर के उधर बोला तू आईएम्स में कल से आ जा, फाइनलाइज। क्या पूछ, क्या जवाब दिया उसने? इंस्टेंट सिलेक्शन हुआ उसका, इंस्टेंट। हाँ, उसने बोला सर डील था कि एक कठिन सवाल, आपने दूसरा सवाल पूछ लिया है। समझा? ऐसे चेक करते हैं ये लोग। मेरा एक स्टूडेंट, नहीं सेकंड नहीं पूछ सकते। तो अ, वो लोग ना, तुम कितने अवेयर हो, कितना दिमाग है, वो सब ट्रैक करते हैं। एप्पल वाले का इंटरव्यू कैसे रहता है? आई थिंक मेरे एक स्टूडेंट का फ्रेंड था, नॉर्मल कॉलेज था पूना में, सवेरे 8 बजे का इंटरव्यू थे, रात को 12 बजे इंटरव्यू लिया, 16 घंटे वेट कराया कैंडिडेट्स की। सबसे पूछा, 1 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? और ये बचपन से इसको लोग गधा बोलते थे। एक ने बोला मैं अगले साल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, एक तो फोन डिजाइनिंग करूंगा। इसने एक लाइन बोला, इंस्टेंटली उसको सेलेक्ट कर दिया। नाउ आई थिंक इज इन बॉम्बे, फ्लैट दिया एप्पल ने, मोबाइल फोन, सैलरी। क्या बोल जवाब दिया होगा? बहुत लोगों ने यूनिक जवाब दिया। उसने क्या बोला कि उसको यूनिक सेलेक्ट करनी है। और एप्पल वाले छोड़ते नहीं है, कैंडिडेट बहुत सोच समझ के लेते हैं, देखते हैं तुम्हारा एटीट्यूड, आईक्यू क्या है। सबने अलग अलग बोला मैं मैनेजर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। इसने एक जवाब दिया, बोला सर मैं अगले साल आपके साथ, मैं उस पोजीशन में रहूंगा जहां पे मैं आपके साथ बैठा हुआ रहूंगा दूसरे कैंडिडेट्स को चुनने के लिए। सो उसने उनको ऐसा बताया कि मैं आपके साथ रहूंगा। मैनेजर मतलब हो सकता है उनसे सीनियर हो जाए, वो लोग थोड़ी स्वीकारेंगे ऐसे आंसर। तो उसने सही जवाब दिया ना, मैं सर आपके साथ बैठ के अगला कैंडिडेट चुनना चाहूंगा आगे से। एक लास्ट एग्जांपल, मोरारजी देसाई का नाम सुना है? 1968 में फिनेंस मिनिस्टर, 1968 में आई थिंक वाज अ फिनेंस मिनिस्टर। वो जब आम इंसान थे, जब वो गवर्नमेंट के बहुत बड़े फिनेंस मिनिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट थे गवर्नमेंट की, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो वो एक इंटरव्यू में गए। उनको तीन, जो कंपनी थी उनको तीन बंदा चाहिए, तीन इंसान चाहिए थे। ऐसा सोचो तुम लोग तीन, मैंने तुम तीनों को सेलेक्ट कर दिया। अब मोरारजी देसाई को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अब इंटरव्यू तो ऐसे तो भगा नहीं सकते, तो उसको बुलाया। अब पता था तीन को तो ले लिया, इसको तो भगा देंगे, तो ऐसे कैजुअली बैठे थे इंटरव्यू, और क्योंकि हो चुका था उनका काम, उन्होंने मोरारजी देसाई को बोला इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड, इफ, ऐसे एक जवाब पूछा, इफ तेरे को सेलेक्ट नहीं किया तो क्या? उसने एक ऐसा जवाब दिया, दे क्रिएटेड अ फोर्थ पोजीशन फॉर हिम। क्या जवाब दिया होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको पूछा यदि तेरे को नहीं चुना तो क्या हो? आपका लॉस होगा, ये आंसर। ठीक है, एक आंसर और कोई बोल सकता है क्या जवाब दिया होगा? और आगे चलकर वो फिनेंस मिनिस्टर बन गए कुछ साल बाद। एटीट्यूड, क्या जवाब दिया होगा? कोई बोल सकता है? और उन्होंने कहा, उस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं होना था, उनको वापस भेजना था। उन्होंने बोला सर भारत बहुत बड़ा देश है, हो सकता है मुझे शायद इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये आंसर सुन के उन्होंने बोला बंदे का एटीट्यूड देखो, नहीं मिल रहा है फिर उम्मीद रख रहा है कि और इससे अच्छा कहीं मिल जाए। उन्होंने फोर्थ पोजीशन क्रिएट किया और तुरंत उसको रख लिया। हाँ, अगर कोई ऐसे खड़ूस इंसान होता तो थोड़ी भी तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्लियर, जो मैंने एग्जांपल लिया।
बस इतना ही है तुमको। सो ये तुम्हारे पॉइंट्स थे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का। ओके।